Assalamu alaikum, students. The topic of discussion today, as you people know, that we have started carbohydrates. ठीक है, हमने carbohydrates कल का लेक्चर था हमारा और उसमें हमने carbohydrates को ब्रीफली स्टडी किया था और क्लासिफिकेशन हमने उसकी देखी थी. ठीक है, और क्लासिफिकेशन में हमने मोनोसैकराइड्स स्टडी किए थे. मोनोसैकराइड्स, एज यू पीपल शुड नो नाउ, दैट दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन यूनिट. ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही यूनिट होती है. और मोनोसैकराइड्स का आज हम देखेंगे कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? ये मोनोसैकराइड्स जो होते हैं उनके अंदर एक कायरल कार्बन एटम होता है, ये वाला, एज यू कैन सी हियर विद स्टार. ठीक है, अब ये मोनोसैकराइड्स के अंदर इस कायरल सेंटर की क्या इंपॉर्टेंस है, जिसको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी कहते हैं. और ये एसिमेट्रिक क्यों होता है? एसिमेट्रिक यानी जो सिमेट्रिक नहीं है, या इसके लिए दूसरा वर्ड है कायरल सेंटर का. ठीक है, एज यू कैन सी दैट दिस asymmetric carbon, this is attached to 4 different groups. In this direction this is CHO group, here this is hydroxyl group, and here it is CH2OH, and here it is hydrogen. ठीक है, तो कोई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक ऐसा कार्बन हो जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो, तो उस एक को हम इसको कहेंगे दिस इज एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर, एंड दिस कार्बन दिस विल बी टर्म्ड एज एसिमेट्रिक कार्बन एटम. ठीक है, अच्छा, अब ये जो मोनोसैकराइड्स हैं इनके अंदर ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है. ठीक है, तो अब इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाले कंपाउंड की क्या खसूसियत होती है? दैट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. ठीक, अब पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये सवाल पैदा होता है. तो पोलराइज्ड लाइट हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलैरीमीटर, उसके अंदर यूज़ करते हैं. और ये जो पोलराइज्ड लाइट होती है दिस कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. ठीक है, ये सिंगल वेवलेंथ पे मुश्तमिल होती है. फॉर एग्जांपल विजिबल रीजन जो है वो आपको पता होगा 400 से 800 नैनोमीटर तक होता है. ठीक है, तो उस विजिबल रीजन 400 से 800 नैनोमीटर में तमाम के तमाम जो विजिबल कलर्स हैं वो शामिल होते हैं. ठीक है, वेदर इट इज़ रेड विच इज़ एट द टॉप 800 नैनोमीटर के करीब, और 400 नैनोमीटर के करीब जो है वो वायलेट कलर की लाइट बन जाती है. तो पोलैरीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम 400 नैनोमीटर की सिर्फ वेवलेंथ यूज़ करते हैं. अब ये वाला मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा वो क्या करेगा कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा. इट कैन रोटेट ईदर टू द राइट और टू द लेफ्ट. ठीक है, तो अब इस लिहाज से फिर हम ना इनकी कहते हैं हम इसे कि मोनोसैकराइड्स जो हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और वही मोनोसैकराइड ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिसके अंदर ये एसिमेट्रिक कार्बन या ये कायरल सेंटर होगा, यानी एक ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होगा. राइट, सो monosaccharides, these are optically active. Right, now we will discuss about D and L isomers, and before we go towards D and L isomer we will simply first define what are isomers. अब तक तो खैर आपको पता होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं, लेकिन जस्ट इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी. These are the molecules which have same molecular formula but they have different structures. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स. अब मोनोसैकराइड्स में जो आइसोमर्स की एग्जांपल्स हैं दे इंक्लूड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकराइड एज दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट, जैसा कि ग्लूकोज कल भी हमने डिस्कस किया था. और इन तमाम का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दिस इज दिस वन, C6H12O6. दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, अच्छा जी, अब अभी जो मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की थी उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो स्मॉल d और स्मॉल l होता है.
लेकिन यहाँ पर ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विच इज़ कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, इसको हम रिजिड कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं और इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। जो डी एंड एल आइसोमर वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को ईदर टू द राइट और टू द लेफ्ट, उसको हम स्मॉल डी और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है डी एंड एल आइसोमर, ये फिशर एक साइंटिस्ट था और उसने ये वाली डी एंड एल आइसोमर वाली क्लासिफिकेशन हमें दी थी। अच्छा, अब ये अप्लाई कहाँ पे होती है? आप फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं और देखें कि इनकी स्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत जो है डिफरेंस माइन्यूट सा होगा। ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 इधर से शुरू है, 2 3 4 5। अब इसमें जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसको मैंने ये स्टार लगा दिया है, दिस इज़ द एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। अब इसमें देखें ये सारे का सारा हम एक ग्रुप कंसिडर करेंगे, राइट। दिस इज़ वन ग्रुप ऑन दिस साइड, this is another group on this side, then this is third group on that side and this one hydroxyl group, right? So in this way you can see that there are 4 different groups to this carbon, ठीक है। ये देखें C5 पे ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये पूरे का पूरा बड़ा ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। So that's mean this carbon number 5 this is asymmetric center, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह ये वाला जो है कार्बन नंबर 5 this is also asymmetric center। अच्छा, अब ये वाला जो कार्बन है ना जिसके साथ ये टिप पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मैं 6 नंबर नहीं दिया, बहरहाल दिस इज ऑल्सो 6 नंबर 6, दिस इज 6। तो इसके साथ ये हाइड्रोक्सिल है, इसको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोक्सिल, ठीक है। अब टर्मिनल हाइड्रोक्सिल के आगे ये वाला जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन दोनों साइड्स पे बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इस अल्फा कार्बन के ऊपर आप रिजिड कॉन्फ़िगरेशन पे नोट करें, गौर करें, आप देखें इस साइड पे हाइड्रोक्सिल यहाँ पर है और इधर हाइड्रोक्सिल यहाँ पे है। तो फिशर ने ये फिशर प्रोजेक्शन के मुताबिक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे हो उसको हम बोलते हैं डी आइसोमर, ठीक है। और ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ये हाइड्रोक्सिल जो है ये लेफ्ट साइड पे हो उसको बोलते हैं एल आइसोमर। एंड दिस रिजिड कॉन्फ़िगरेशन दिस हैज़ नथिंग टू डू विद ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हम स्मॉल डी और स्मॉल एल एज आई हैव मेंशन्ड वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये वाले जो हैं आइसोमर्स इनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स या फिर इनका दूसरा नाम है इनर्शोमर्स, ठीक है। तो ये फिशर साइंटिस्ट था, उसने ये नेमिंग की है। हमारे कोर्स कंटेंट के मुताबिक इतनी डिटेल में मतलब हम लोगों ने नहीं पढ़ना, दिस इज़ जस्ट द प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो दिस वाज अबाउट मोनोसेक्राइड्स, ये मोनोसेक्राइड्स के मुतालिक था, ठीक है। और अब हम देखेंगे डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड में क्या होगा, एज द नेम इंडिकेट डाई और बाई, this classification, this form of carbohydrate, it will contain 2 units and these 2 units they may be similar, right? यानी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल आपस में मिलके एक डाइसेक्राइड बना सकते हैं, या फिर ये डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो भी हो सकती हैं, राइट। इसकी एग्जांपल देखें, ये मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन इससे पहले जो है अब ये 2 सिमिलर या ये 2 डिफरेंट यूनिट्स दे विल बी ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ आपस में मिलेंगी। अब देखें यहाँ पर ये मैंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दी हुई है, ठीक है, और इसी तरह ये दूसरी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, राइट। और ये दोनों ग्लूकोज हैं। आप इसको यहाँ से ये नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 1 पोजीशन है और इधर से ये नंबर 1 पोजीशन है, और अगर इधर से हम शुरू करें 1 2 3 और ये 4, राइट। तो ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अच्छा, अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में यहाँ पर भी OH ग्रुप होता है और यहाँ पर भी OH ग्रुप होता है, राइट। अब ये उन दोनों OH ग्रुप में से वाटर निकल जाता है, और जब दोनों OH में से आप वाटर निकाल देंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन बच जाएगा। अब यहाँ पर OH लगा था, यहाँ पर भी OH लगा था, ठीक है। और ये दोनों OH आपस में जब रिएक्ट करेंगे
तो ये बीटा 1,4 लिंकेज बन जाएगा। बीटा इसको इसलिए बोलते हैं कि ये देखें, ये ज़रा इस तरह का, मतलब इस तरह का ये लिंकेज है। एक लिंकेज इस तरह का भी होता है, उसको फिर हम अल्फा लिंकेज बोलते हैं, सीधा साधा, ठीक है। उस सूरत में क्या होता है कि दोनों जो हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर लगा होता है, राइट। अब इस सूरत में क्या है, हाइड्रोक्सल यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो जब ये दोनों हाइड्रोक्सल आपस में रिएक्ट करेंगे, इधर से वाटर निकलेगा और यहाँ पर ये ऑक्सीजन सिर्फ बच जाएगा। इस तरह के लिंकेज को हम बोलते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। तो डाइसैकराइड्स के अंदर या तो दो एक जैसी यूनिट्स या फिर दो डिफरेंट यूनिट्स भी हो सकती हैं। इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए ये आपस में अटैच होते हैं और इस तरह से ये डाइसैकराइड बना देते हैं, राइट। अब इसकी जो अदर एग्जांपल्स हैं ये डाइसैकराइड्स की, you can see this is maltose, this is also a disaccharide and it consists of D-glucose, right? Actually this is maltose because both the units are of glucose. अच्छा, अब क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये जनरल फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है। इसकी देखें हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस के बाद वाटर इसको 2 यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। मोनोसैकराइड्स में हमने कल पढ़ा था कि चूंकि वो सिंगल यूनिट होती है तो वो हाइड्रोलाइज ज़ाहिर उनकी तो होगी ही नहीं। तो अब ये जाहिर है जब हम इनमें वाटर डालेंगे यहाँ से ये लिंकेज टूट जाएगा और फिर हमारे पास 2 यूनिट्स अलग-अलग ये हासिल हो जाएंगी। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो सुक्रोज है और इसमें जो 2 यूनिट्स होती हैं डी ग्लूकोज है और डी फ्रुक्टोज, राइट। इसी तरह इसकी थर्ड यूनिट जो है वो लैक्टोज है, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है। फीमेल के मिल्क में ये लैक्टोज जो है सिक्रीट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, राइट। तो ये मिल्क शुगर इसको बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs, यू मे बी आस्क्ड व्हाट इज मिल्क शुगर, सो लैक्टोज इज द मिल्क शुगर, राइट। सो दिस वाज अबाउट डाइसैकराइड्स। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स ओलिगोसैकराइड्स। अब ओलिगोसैकराइड्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये 2 to 10 मोनोमर्स में ये मतलब इनकी यूनिट्स जो हैं वो बन जाती हैं और ये सारे जो मोनोमर्स होते हैं 2 से 10 ये आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए ही जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो ओलिगोसैकराइड्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोप्रोटीन्स एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड्स। और द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, दिस इज पॉलीसैकराइड, राइट। और दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इसका जनरल फॉर्मूला है C6H10O5N। दिस N कैन बी एनी नंबर, ये बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो सकता है। अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल है ये सेलुलोज है, पेक्टिन है और स्टार्च है, राइट। और अब देखें ये पॉलीसैकराइड्स जो हैं ये आमतौर पे प्लांट्स के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, जैसे पोटैटो है, राइट। पोटैटो पूरा स्टार्च ही है ना और ये मीठा भी नहीं होता। एक्चुअली ये इतने कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, मतलब वैसे तो शुगर तो उसमें ज़रा ग्लूकोज होता तो है, एनर्जी होती है, लेकिन एज सच वो इतना स्वीट नहीं होता जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्लूकोज है, राइट। तो इसी तरह ये सेलुलोज आपको पता है प्लांट्स में पाया जाता है और ये सारे जो हैं ऐसे प्लांट्स के पोर्शंस में पाए जाते हैं जो कि एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। So this was about carbohydrate. According to your course content, this is a very brief introduction, and in the next lecture we will see about the some of the functions which are performed by carbohydrates. वैसे करना तो मैं इसी लेक्चर में चाहती थी लेकिन यहाँ पर जगह ही नहीं थी। और इसके अलावा हम प्रोटीन्स और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के मतलब भी इसी तरह ये प्रिलिमिनरी सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। So this was about today. If any problem, you are very welcome to ask. Allah Hafiz.